नया IBM 7 हौसला है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ इस तरह के चेहरे दिखा रहे हैं जिन पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप है। फिल्म अभिनेता सलमान खान अब हिरणों के शिकार में 16 साल पुराने मामले में और उलझते नजर आ रहे। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान की एक अर्जी ठुकरा दी, तो वहीं शिकार में साथ देने के आरोप में 3 अभिनेत्रियों तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम आज फिर से जोधपुर कोर्ट में पेश हुई। कल की तरह आज भी एक गवाह ने उनकी पहचान की। साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। यह है 16 साल पुराने सलमान खान। तब भी स्टार थे, आज सुपरस्टार हैं। तब भी काले हिरणों के शिकार के आरोप उन्हें खींचकर राजस्थान के जोधपुर ले आए थे और अब भी वो इन आरोपों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। 1998 में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सलमान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे जोधपुर आए थे। उसी दौर में उन पर 2 काले हिरण यानी ब्लैक बक और 3 हिरणों का शिकार करने का संगीन इल्जाम लगा। अवैध हथियार रखने का केस अलग से दर्ज हुआ। कुल 4 मामले दर्ज हुए। सलमान ने शिकार और अवैध हथियार रखने के केस की सुनवाई एक साथ करवाने की अर्जी राजस्थान हाईकोर्ट में दी, लेकिन अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। सलमान खान जी के अधिवक्ता बॉम्बे से जो शिवराय और कांता शिवराय और मिस्टर नितेश जैन प्रस्तुत हुए, उन्होंने आर्गुमेंट किए और काफ़ी लंबे आर्गुमेंट किए उन्होंने, लेकिन वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कोर्ट की क्वेरी की जो उसका वो संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए, जिस कारण से आज उनकी वो 482 भी डिसमिस हो गई है। सिर्फ सलमान ही नहीं, उनकी 3 हीरोइनें भी सांसद में हैं। 16 साल बाद भी तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत के चक्कर काट रही हैं। तीनों देवियां लगातार दूसरे दिन जोधपुर जिला कोर्ट में पेश हुई। दूसरे दिन दूसरे गवाह ने तीनों की पहचान भी कर ली। मंगलवार को ही इस केस के मुख्य गवाह शेरा राम ने उन्हें पहचान लिया था। शेरा राम ने अदालत को बताया कि उसने तीनों को शिकार के लिए खुली जीप में जाते देखा था, गोलियों की आवाजें सुनी थी और बाद में जब वो जीप से लौट रहे थे तो उसने जीप के सामने खड़े होकर उसे रोकने की नाकाम कोशिश भी की थी। इतना ही नहीं, शेरा राम ने ये भी बताया कि तीनों अभिनेत्रियों ने सलमान को काले हिरण के शिकार के लिए उकसाया था। उसने देखा कि सलमान खान जिप्सी को चला रहा था, सैफ अली उसके पास में बैठा था तथा 3 लड़कियां पीछे बैठी थी, 2 आदमी भी बैठे थे। 2 मामलों में सलमान को सजा भी हो चुकी है, जबकि तीसरा विचाराधीन है। सलमान 18 दिन जोधपुर जेल में काट भी चुके हैं। सलमान खान की किस्मत हिरण शिकार केस और आर्म्स एक्ट केस में पिछले 15 साल से ज्यादा वक्त से अदालत के आदेशों और अपील की फाइलों में बंद है। अब इस पुनर्विचार याचिका के खारिज करने के बाद अगर अदालत आर्म्स एक्ट केस में जल्दी फैसला सुनाती है तो तय मानिए कि सलमान खान की जिंदगी में एक और तूफान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जोधपुर से राजेंद्र सांजू के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और अब कहानी रायबरेली की, जहां पर 1 साल पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पत्नी और उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पहले माना गया था कि लूटपाट के लिए हत्या की गई, लेकिन अब जबकि राज खुला तो पूरा शहर भौचक्का रह गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से ताल्लुक रखने वाली दास्तान जुर्म की यह वारदात कुछ इसी तरह के पहलू को उजागर करती है। 1 साल पीछे जाएं तो सितंबर 2013 में थाना मिल एरिया में ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात सामने आती है कि खाकी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के प्रगतिपुरम इलाके के एक मकान में 20 सितंबर सन 2013 को 28 वर्षीय महिला प्रतिमा तिवारी और उनकी 1.5 साल की बच्ची गुनगुन की नृशंस हत्या कर लाश पाई जाती है। मकान के अंदर का नजारा इतना विभत्स था कि लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। ये मकान फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायबरेली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत दिनेश तिवारी का था। प्रोफेसर की पत्नी और मासूम बेटी की इतनी नृशंस हत्या की वजह किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी।
शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये लूट का विरोध करने पर हत्या का मामला नजर आ रहा था। पुलिस इस दिशा में अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, लेकिन उसकी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2013 को ये मामला क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया जाता है। क्या वास्तव में यह मामला लूट का ही था या फिर इसके पीछे कोई और छिपी हुई वजह थी? अगर लुटेरों ने ही वारदात को अंजाम दिया था तो नफरत की हद तक जाकर नृशंस हत्याओं की क्या जरूरत थी? लेकिन साल 2014 में ये मामला एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ जाता है जब पुलिस के नए आला अधिकारी पुराने अनसुलझे मामलों की फाइलें खंगालते हैं। हालांकि साल 2013 में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 580/2013 का ये मामला अब गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी दोहरे नृशंस हत्याकांड के कातिलों तक पहुंचाने के लिए हर संभावनाओं को जांच में शामिल किया जाता है। आखिरकार पुलिस को छानबीन के दौरान कुछ नई जानकारियां मिलती हैं, जिनके आधार पर सबूतों की कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जब वो इस केस का खुलासा करती है तो हर कोई भौंचक्का रह जाता है, क्योंकि अपराधी कोई और नहीं, खुद प्रोफेसर तिवारी थे। आखिर एक नामचीन संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे अहम ओहदे पर तैनात व्यक्ति अपनी पत्नी और मासूम बेटी का कत्ल कैसे कर सकता था? इसके पीछे क्या वजह थी? कहीं खाकी को कोई धोखा तो नहीं हो रहा था? दरअसल प्रोफेसर तिवारी के एक महिला के साथ संबंध बन गए थे। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ बेहद करीब आ गए थे। ये रिश्ता प्रोफेसर तिवारी को इतना अच्छा लगने लगा था कि एक शातिर अपराधी की तरह वो अपनी पत्नी और बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेते हैं। प्रोफेसर तिवारी इसके लिए अपने परिचित अखिलेश यादव को 2 लाख रुपए सुपारी देने का वायदा करके तैयार करते हैं और अखिलेश अपने 2 अन्य साथियों नन्हे चौहान और मनोज यादव को भी वारदात में शामिल करता है। इसके बाद 19 सितंबर सन 2013 को तीनों वारदात को अंजाम देने की पूरी योजना बनाते हैं। इसमें मैं सर्वेलेंस में बहुत टाइट कर दिया। सर्वेलेंस के थ्रू कुछ अच्छा जानकारी मिली, वो यूज करके 2 लोगों का गिरफ्तार हो गई। अखिलेश यादव, मनोज कुमार यादव, ये 2 का गिरफ्तार हो गई। ये दोनों कन्फेस कर दिया। इनसे ये 2 लोग से प्रतिमा तिवारी का मोबाइल फोन, वो हत्या करने के समय वो मोबाइल फोन का भी ये दोनों लोग ले करके गए थे। वो मोबाइल फोन बरामद हो गई उनसे। वो बहुत बढ़िया एविडेंस है कैसे मोबाइल फोन उनके साथ गए थे। ये दोनों कन्फेस कर दिया, बताया उनका हस्बैंड है दिनेश तिवारी, वो 2 लाख अमाउंट दे दिया इन लोग का, वो मिलकर के हत्या कर दिया। प्लान के मुताबिक अभियुक्त वारदात के दिन प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं। अखिलेश के अक्सर घर आने के कारण सभी को आसानी से घर में प्रवेश मिल जाता है और इससे पहले कि प्रतिमा उनके इरादों को भांप पाती, तीनों उसकी और गुनगुन की नृशंस हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, कोई शंका न रह जाए इसके लिए आरोपी बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अंदर जाकर इस हत्याकांड की पुष्टि करते हैं और तसल्ली होने के बाद वहां से बेखौफ फरार हो जाते हैं। इस केस में एक अहम बात यह भी सामने आती है कि प्रोफेसर तिवारी वारदात के दिन अपने इंस्टीट्यूट में कई बार जानबूझकर ऐसी जगहों से गुजरा था जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे खाकी को उस पर कोई शक न हो सके, और 1 साल तक वो इसमें सफल भी रहा। दिल दहला देने वाले इस मामले में प्रोफेसर तिवारी सहित अन्य आरोपी वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं और प्रोफेसर तिवारी का घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है। और अब एक ऐसी खबर जो खूनी रिश्ते और मानवता दोनों को शर्मसार कर देने वाली है। मामला मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र के राधापुरी इलाके का है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग के A1 क्लास अफसर ने ही 1 साल से अपने बुजुर्ग पिता को अपनी कोठी में ताला लगाकर कैद किया हुआ है और वो अधिकारी बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लंबे समय से इस कोठी में बंद ये बुजुर्ग अब मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं। इनको उनके अपने ही बेटे ने कैद कर रखा था। इस पूरे मामले की जानकारी संकल्प नाम की संस्था को हुई तो उन्होंने इस मामले की शिकायत मेरठ के डीएम से की और बुजुर्ग व्यक्ति को वहां से रिहा करने की गुहार भी लगाई है।
जब डीएम को इस बात की खबर लगी तो वो हैरान हो गए। मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को मौके पर भेजा गया। मामला एक बड़े अफसर का था तो सिटी मजिस्ट्रेट को इस मामले में आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वृद्ध हैं, उनको खासतौर से उनकी मर्जी के बिना उनके जो खासतौर से पारिवारिक सदस्य हैं उनके द्वारा रखे जाने का इन्होंने सूचना दी है। पड़ोसियों ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि ये बुजुर्ग कई सालों से इस कोठी में कैद हैं। इन्हें किसी और नहीं बल्कि इनके अपने बेटे ने ही कैद किया हुआ था। उन्होंने बताया कि इनका बेटा और बहू इनकम टैक्स विभाग मेरठ में ही काम करते हैं और दोनों ही अच्छे पद पर तैनात हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस बुजुर्ग को कैद करके इनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है, डीएम साहब को प्रत्यावेदन देने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। फिर हमने रिमाइंडर भी भिजवाया अपने कार्यकर्ताओं के हाथ, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नतीजा ये है कि वो आज भी वहीं बंधक बने रहने को मजबूर है। हम आपको बता दें कि ये बुजुर्ग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इन्हें अपने नाम का भी नहीं पता। इन बुजुर्ग से ना तो कई सालों से कोई मिलने आया, ना ही इनकी देखभाल करने वाला कोई अपना आया। पड़ोस का एक ढाबे वाला घंटी बजाकर इन्हें खाना दे जाता है। इसी से इन बुजुर्ग का दाना पानी चल रहा था। इस हैरान कर देने वाली खबर के सामने आने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग यूं ही रिश्तों का कत्ल करते रहेंगे। हरीश शर्मा, ईटीवी न्यूज, मेरठ। और अब बात यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर पैसे की हवस में बदमाशों ने ले ली इंजीनियर की जान। पहले किया इंजीनियर को अगवा, फिर पैसे मिलने से पहले ही डर के चलते उसका कर दिया कत्ल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपहरण, फिरौती और हत्या की एक ऐसी दर्दनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनकर सभी सहम गए हैं। सुंदरकी थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव के निवासी इस इंजीनियर युवक की 2 हफ्ते पहले बदमाशों द्वारा अपहरण कर फिरौती की राशि लेने के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों के सहयोग से पुलिस ने आरोपी 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इन्हीं की निशानदेही पर मृतक का शव भी बरामद कर लिया है। इनकी निशानदेही पर वो शव भी बरामद किया गया लड़के का, और जो धनराशि है लगभग 2,60,000 रुपये बरामद किया गया। अभी कुछ अभियुक्त इसमें शेष हैं, उनकी तलाश जारी है और हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुत जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मृतक का अपहरण उस वक्त किया था जब वह मुरादाबाद से वापस अपनी कार से घर लौट रहा था। लिफ्ट लेने के बहाने उन्होंने कार रुकवाई और मृतक को अपने साथ ले गए थे। उसके बाद आरोपियों ने मृतक के ही मोबाइल से परिजनों से फिरौती की मांग की। परिजनों ने फिरौती की रकम भी दे दी थी, लेकिन पकड़े जाने की डर से उन्होंने मृतक की हत्या कर दी और उसका शव बदायूं में एक कुएं में फेंककर फरार हो गए थे। इन लोगों ने जिस दिन 9 तारीख की रात में उसको किडनैप किया था, उसी दिन रात में या अर्ली मॉर्निंग उसको मार के वहाँ पास ही में एक गाँव के कुएं में उस शव को फेंक दिया था। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मृतक युवक के शव के अलावा 2,60,000 फिरौती की रकम भी बरामद कर ली। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। और अब कहानी बिहार के भोजपुर से। पहले तो एक खास जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और अब उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। रेप की शिकार महिलाओं के घर वाले हमले की आशंका से डरे हुए हैं और रात भर तक इलाके में पहरा दे रहे हैं। बिहार के भोजपुर के सिकरहट्टा थाना क्षेत्र में बीते दिनों गैंग रेप का शिकार हुई पीड़िताएं अब तक बेहद खौफजदा हैं। लगातार मिलती धमकियों के कारण इनका पूरा टोला डर के साए में जीने को मजबूर है। शारीरिक प्रताड़ना के बाद अब ये भयंकर मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही हैं। आसपास के लोगों द्वारा इन्हें गांव से उजाड़ने की धमकी मिलने के बावजूद पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पीड़िताएं व उनके परिजन इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस काना काम के विदा करतानी कि हमनी के पहरा नहीं खन जा देश, हमनी के डर, हमनी के रातों रात भर बाले बच्चे जागतानी जा का खातिर पुलिस विदा करतानी अपना फायदा खातिर। कुरमुरी गांव निवासी पीड़िताएं कचरा चुनकर उसे बेचकर अपना गुजारा करती थीं। इसी दौरान उनके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था।
उस खौफनाक दिन की यादों और धमकियों के चलते टोले के अन्य लोगों द्वारा रात भर पहरा देकर रात गुजारनी पड़ रही है। इस घटना से हम लोगों को सीख लेना है कि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि कोई दोषी, कोई अपराधी मनोवृत्ति का आदमी कोई इस तरह की घटना को करने का फिर से प्रयास न कर सके। जिला प्रशासन गिरफ्तार आरोपियों को उचित सजा की कोशिश किए जाने सहित गैंग रेप पीड़िताओं को सभी सुविधाएं देने की बात तो कर रहा है। इसके बावजूद पीड़ितों और इनके टोले के लोगों का खौफ में जीना इस बात को दर्शाता है कि राज्य सरकार की सुरक्षा के दावे बस कागजी दावे हैं।